गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि सॉल्यूशन के अगर स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना है तो 7 तरीका है। आज उन 7 तरीकों को धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो तरीका है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है मोलारिटी। मोलारिटी का ही दूसरा नाम है मोलर कंसंट्रेशन। मतलब आप मोलारिटी कहिए या मोलर कंसंट्रेशन कहिए, एक ही चीज है। ये सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का पहला तरीका है। जैसे आप एक बात समझिए, अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अगर हम लोग ये देखें कि जो सॉल्यूट है उसका कितना मोल सॉल्यूशन के कितने लीटर में है, बोले कि अगर हम लोग ये देखें कि सॉल्यूट का कितना मोल सॉल्यूशन के कितने लीटर में है, तो इसको मोलारिटी कहते हैं। कितना मोल सॉल्यूट कहने का मतलब है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट, क्योंकि ये बताया गया था कि मोल के मदद से हम लोग किसी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है कितने लीटर सॉल्यूशन में, तो इसी को मोलारिटी कहते हैं। स्ट्रेंथ बताने का बहुत सारा तरीका है, अगला जो तरीका बताएंगे वो बात वहां बदल जाएगा, लेकिन मोलारिटी वाला बात अभी याद रखिए। टोटल 7 आपको टर्म दिमाग में रखना है। 7 टर्म अगर दिमाग में रखेंगे तब न्यूमेरिकल्स में नहीं फंसेंगे। पहले मोलारिटी में ये दिमाग में रखिए कि अगर ये देखें कि सॉल्यूट का कितना मोल कितने लीटर सॉल्यूशन में है तो इसको मोलारिटी कहेंगे। ये बात लिख रहे हैं वर्ड में, यही डेफिनेशन होगा मोलारिटी का। मोलारिटी का डेफिनेशन एग्जाम में आता है 1 नंबर में, डिफाइन मोलारिटी। तो उसमें लिखना होगा इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute dissolved in per liter of solution. It is defined as number of moles of solute dissolved in per liter of solution. ये मोलारिटी का ये डेफिनेशन हुआ। अब देखिए, अगर मोलारिटी का फॉर्मूला लिखना है तो मोलारिटी का फॉर्मूला इसी तरीके से लिखाएगा कि कितना मोल सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना मोल सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं मोलारिटी। अगर इसका यूनिट देखें तो ऊपर में है मोल, मोल को MOLE लिखिए या MOL लिखिए, एक ही बात है। नीचे है वॉल्यूम इन लीटर, लीटर को ऐसे बड़ा वाला L। यही अगर ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर, इसी को बड़े वाले M से भी डिनोट करते हैं। बड़ा वाला अगर M भी लिख दिए तो इसका भी मतलब है मोल पर लीटर। ये मोलारिटी को भी रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। तो मोलारिटी में भी इतना बात बताया कि अगर कोई पूछे कि मोलारिटी क्या है तो इसका मतलब यही हुआ कि कितना मोल सॉल्यूट का कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को मोलारिटी कहते हैं। अगर इस फॉर्मूले को अगर और तोड़ दें तो आपको पिछले क्लास में यह बताया गया था कि मोल निकालने का तरीका होता है मास बाई फॉर्मूला मास।
यहां लिखा हुआ है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इसको आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मास बाय फॉर्मूला मास को मोल कहते हैं। यहां लिखा हुआ है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं देके मिलीलीटर में दे दे, फॉर्मूला में लीटर होता है लेकिन क्वेश्चन में अगर मिलीलीटर में दे दे, तो आपको इसको लीटर में चेंज करना होगा। लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब आप 1000 से डिवाइड करिएगा तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। ये दिमाग में रखेंगे कि बहुत सारा फॉर्मूला अभी आएगा धीरे धीरे। आप एक पन्ना बना लेंगे कॉपी पर, जिस पन्ने में आप सारा फॉर्मूला लिखते चलेंगे। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला हुआ आपका इस चैप्टर का कि मोलारिटी अगर निकालना है तो या तो ऐसे निकालिए अगर इसके अनुसार डेटा दिया हुआ है तो, या तो ऐसे निकालिए अगर इसके अनुसार डेटा दिया हुआ है तो। इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर या कैपिटल एम। ये एक तरीका हुआ। अब ये तरीका पूरा पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा बात और आपको बताना है। देखिए इस फॉर्मूले को अगर आप देखिए जो अभी लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो इस फॉर्मूले में मोलारिटी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम में आता है कि पूछ देगा आपसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किसका वैल्यू चेंज करेगा। तो अभी तो आपको मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ये पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप पहले मोलारिटी में ही ये बात देख लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। और चूंकि मोलारिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। तो ये बात ऐसे लिख लेना है पहले सिंबॉलिक टर्म में, और उसके बाद लिखना है कि मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूशन का मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलारिटी घटेगा। फिर सुनिए, ये एक तो इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, दिमाग में रखिए। एक तो आता है इसमें डेफिनेशन कि डिफाइन मोलारिटी। मोलारिटी का डेफिनेशन जब भी पूछेगा तो आपको डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला और यूनिट जरूर से लिख देना है। डेफिनेशन केवल नहीं लिखना है, डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिखने के बाद फॉर्मूला और यूनिट साथ में लिखेंगे। उसके बाद अगर पूछे कि मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं, तो आपको ये बताना है कि हाँ मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी घटेगा। अब मोलारिटी में कुछ बात और बता रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। अभी हम लोग मोलारिटी का डेफिनेशन देखें, फॉर्मूला देखें, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास हो गया मोलारिटी निकालने का। दूसरा फिर ये बात बताए कि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिस कारण से मोलारिटी घटेगा। मोलारिटी में फिर इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई सॉल्यूशन दे देगा, सॉल्यूशन का मोलारिटी पता रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता रहेगा। बात फिर से सुनिए, आपको कोई सॉल्यूशन दे देगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता रहेगा, सॉल्यूशन का मोलारिटी भी पता रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम में कुछ बदलाव कर देगा, वॉल्यूम बढ़ा दे, वॉल्यूम को बढ़ा देगा, वॉल्यूम में कुछ जोड़ दिए, V2 हो गया। तो पक्का बात है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है, तो मोलारिटी भी चेंज होगा। आपसे मोलारिटी पूछ देगा इस सॉल्यूशन का। बोले कि ऐसा क्वेश्चन देगा कि कोई सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया हुआ है विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज करेगा और इस नए सॉल्यूशन का मोलारिटी आपसे पूछ देगा। तो यहां जो मोलारिटी निकालने का तरीका है वो इस तरीके से निकलेगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। मतलब पहले वाले सॉल्यूशन का मोलारिटी, पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरे वाले सॉल्यूशन का मोलारिटी, दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये इस तरीके से आपस में डिपेंडेंट होता है। ये न्यूमेरिकल बनाने समय इस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे। तो ये मोलारिटी हुआ। फिर सुनिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्यूशन दे दे, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दे, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दे। इसी सॉल्यूशन में एक दूसरा सॉल्यूशन मिला दे जिसका मोलारिटी इतना है, वॉल्यूम इतना है, और इन दोनों को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन तैयार कर दे। तो जब इन दोनों को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वॉल्यूम तो दोनों का जुड़ जाएगा, लेकिन मोलारिटी चेंज हो जाएगा। आपसे यही मोलारिटी पूछ दे, तो ये मोलारिटी निकालने के लिए आपको इस रिलेशन को फॉलो करना है। पहले सॉल्यूशन का मोलारिटी और उसका वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन का मोलारिटी उसका वॉल्यूम, तीसरे सॉल्यूशन का मोलारिटी उन दोनों का वॉल्यूम का प्लस। ये इस तरीके से फॉलो होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये मोलारिटी अगर कैलकुलेट करना है तो ये मोलारिटी बराबर आप लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन मिलेगा। तो मोलारिटी में अब इसके बाद एक दो बात और जानना है, वो भी बता रहे हैं आपको, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला एक जगह लिखना स्टार्ट कर लीजिए आप। सबसे पहले तो मोलारिटी का जनरल फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद उसको तोड़ के लिखिए, मास ऑफ सोल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। फिर ये लिखिए M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। फिर लिखिए M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2। यहां पर आपको दोबारा बता दें कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम में अगर बदलाव करिएगा तो मोलारिटी में भी बदलाव आ जाएगा, और ये जो बदलाव होगा वो इस तरीके से ये फॉर्मूला को फॉलो करेगा, M1V1 बराबर M2V2 फॉर्मूला को। ये एक सॉल्यूशन है मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1, ये दूसरा सॉल्यूशन है मोलारिटी M2 वॉल्यूम V2। दोनों को मिला दिए तो वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, मोलारिटी पूछ दिया, तो ये मोलारिटी इस तरीके से निकलेगा। नोट कीजिए। अब हम लोग मोलारिटी का एक छोटा सा सवाल पहले देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एक सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है, मतलब इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको मोलारिटी निकालना है। सबसे पहले वाले सवाल पे पहले काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका 30 ग्राम 4.3 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आपको ऐसे सॉल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट करना है। बात फिर से समझ लीजिए,
इस क्वेश्चन में है कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 4.3 लीटर। 4.3 लीटर सॉल्यूशन है और इस 4.3 लीटर सॉल्यूशन में 30 ग्राम प्रेजेंट है कोबाल्ट नाइट्रेट हाइड्रेट। 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट प्रेजेंट है 4.3 लीटर सॉल्यूशन में। आपको इस सॉल्यूशन का मोलारिटी पूछ रहा है, मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute by volume of solution in liter। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर ये भी पढ़े हैं कि मोल को आप ऐसे तोड़ सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट में। और नीचे है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यहां मिलीलीटर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में ही दिया हुआ है, तो फिर लीटर ही छोड़ दिए, ऊपर 1000 लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये जो सॉल्यूट है वो कितना है, तो 30 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास लिख दिया 30 ग्राम। अब नीचे लिखना है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट का फॉर्मूला दिया हुआ है इसका आपको मास निकालना होगा। तो आप इसमें देख लीजिए, एक कोबाल्ट है, 2 नाइट्रोजन है, 3 into 2 6 ऑक्सीजन है और 6 वाटर है। इतना के मास को आपको जोड़ना होगा। कोबाल्ट का मास होता है 58.7। पिछले क्लास में एटॉमिक मास लिखवाए हैं, शायद कोबाल्ट का मास नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें कोबाल्ट का मास आप अपना ऐड कर लीजिएगा। जो पिछले क्लास में एटॉमिक मास लिखवाए थे, तो कोबाल्ट का मास 58.7। 2 नाइट्रोजन है तो 2 into 14, 6 ऑक्सीजन है तो 6 into 16, 6 वाटर है तो 6 into 18, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 हाइड्रोजन के लिए 2, तो 16 और 2 हो गया 18, तो 18 को 6 से गुना करना है। ये सब को आप निकालेंगे तो आएगा 290.7। ये हो गया इसका फॉर्मूला मास। तो ये जो मास है इसको डिवाइड कर दिए फॉर्मूला मास से। अब वॉल्यूम इन लीटर, तो ये दिया हुआ है 4.3। अब इसी को आपको सॉल्व करना होगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.02। ये सॉल्यूशन का मोलारिटी हो गया। मोलारिटी का यूनिट आप या तो लिखिए मोल पर लीटर या तो लिखिए कैपिटल एम। तो ये अभी हम लोग ये एक क्वेश्चन बनाए जिसमें था कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट प्रेजेंट है 4.3 लीटर सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना था, मोलारिटी निकाल दिए। अब हम लोग इस पे काम करेंगे, पहले नोट कर लीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि 30 ml 0.5 m H2SO4। इसका मतलब है कि एक H2SO4 का सॉल्यूशन है H2SO4 और उसका आपको मोलारिटी दिया हुआ है 0.5 m। H2SO4 का सॉल्यूशन है, उसका आपको का मोलारिटी दिया हुआ है 0.5 m और वो है कितना, तो 30 ml।
30 ml 0.5 मोलारिटी वाला H2SO4 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको डाइल्यूट करके 500 ml कर दिए, मतलब इसमें पानी मिलाए और इसके वॉल्यूम को बढ़ाकर 30 ml से 500 ml कर दिया। क्वेश्चन ऊपर में ही हेडिंग दिया हुआ था कि मोलारिटी निकालना है, मतलब यहां पर इस सॉल्यूशन का अब आपको मोलारिटी निकालना है। दो जो केस लिखवाए थे उसमें ये पहले केस से ये क्वेश्चन बनेगा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। पहले सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम में बदलाव कर दिया, अब मोलारिटी पूछ दिया। तो M1 का वैल्यू है 0.5, V1 का वैल्यू है 30, M2 आपको कैलकुलेट करना है और V2 का वैल्यू है 500। तो M2 अगर निकालना है तो M2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 30 बाई 500। अब इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने पे 0.03 आएगा। ये जो हम आंसर लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन बनाते बनाते मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ इतना कैलकुलेशन आएगा, लेकिन आपको एक बार ये चेक कर लेना होगा कि ऐसा नहीं कि लिख दी और आप इसको एग्जैक्ट ऐसे मान लें। आप एक बार देख लेंगे, मोस्टली सही ही होगा, 99% तो चांस है कि सही होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। अभी मोलारिटी का एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे। डेफिनेशन बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं और दो केस बताए हैं, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 और दूसरा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2। अब देखिए, मोलारिटी में ही बात आगे बढ़ा रहे हैं। किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो एसिड सॉल्यूशन, कोई क्वेश्चन हो उसमें अगर एसिड सॉल्यूशन का जिक्र करे, तो ये क्वेश्चन में लिखा नहीं भी हुआ हो तब भी आपको समझना है कि एसिड और वाटर के मिलने से बना सॉल्यूशन है। एसिड सॉल्यूशन लिखा रहेगा, आपको समझना है कि एसिड और वाटर मिला तो सॉल्यूशन बना, क्योंकि एसिड शोज इट्स बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जहां पे वाटर आ गया तो इतना क्लियर है कि ये हमेशा सॉल्वेंट होगा और ये तो सॉल्यूट हो ही गया। फिर मतलब एसिड का सॉल्यूशन अगर दे दिया, जो भी एसिड का, HCl का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब HCl सॉल्यूट है। H2SO4 का अगर सॉल्यूशन है तो H2SO4 सॉल्यूट है। जो भी एसिड का सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड ही सॉल्यूट होगा। वाटर सॉल्वेंट है, वो हिडन रहेगा। उसके बाद फिर ये दिमाग में रखिएगा कि कभी भी अगर लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब तो आपको समझना है कि वो मिलीलीटर लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही चीज है। कभी भी लिखा हुआ है अगर DMQ तो समझना है कि ये लीटर लिखा हुआ है। अब जैसे अगर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द molarity of a solution containing 9.8 gram H2SO4 in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को आप देखें। देखिए, सॉल्यूशन में शुरुआत में क्वेश्चन तो आसान आसान मिलेगा, बाद में फिजिकल का ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन को फंसाने का कोशिश करेगा, आपको फंसा सकता है। तो सॉल्यूशन
कि न्यूमेरिकल्स को बनाने समय एकदम सावधानी बरतना है। अभी तो शुरुआत में हल्का हल्का सवाल मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप दिमाग में एकदम रखेंगे तब। इसके बाद जो भी चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, उन सब में भी न्यूमेरिकल है, लेकिन उन सब का न्यूमेरिकल आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। कारण है कि उसमें लैंग्वेज में वो उलझाएगा नहीं क्वेश्चन को, लेकिन ये लैंग्वेज में उलझा सकता है आगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, इसीलिए पेशेंस रखेंगे और ढंग से फॉर्मूला सारा याद करते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है। ऐसे सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 है, इतना मिलीलीटर सॉल्यूशन में। आप देखिए हम इसको मिलीलीटर पढ़ दिए। इतना मिलीलीटर सॉल्यूशन में 9.8 ग्राम H2SO4 है तो आपको सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है। जब एसिड का सॉल्यूशन है तो एसिड के सॉल्यूशन में एसिड हमेशा सॉल्यूट होगा। तो मोलारिटी जब भी निकालना है तो पहले तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by volume of solution in milliliter। अब आप देखें मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट H2SO4 है, इसका मास दिया हुआ है 9.8 ग्राम, तो लिख दिए 9.8, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 इसका फॉर्मूला मास निकालना है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मास, 1 सल्फर का मास और 4 ऑक्सीजन का मास, इसको आप प्लस करेंगे 98 आ जाएगा। तो 9.8 बाई 98 इंटू 1000। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है 250, तो लिख देंगे 250। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.4 मोलारिटी का यूनिट बड़ा वाला m। तो ये क्वेश्चन बन गया मोलारिटी का। मोलारिटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मोलारिटी में एक छोटा सा बात और बताना है, लेकिन वो बात बताने हैं, लेकिन पहले मोलालिटी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मोलालिटी जैसे ही आपको पढ़ा देंगे तो मोलालिटी का वो बात, और मोलालिटी में भी वैसा ही बात है कॉमन, तो दोनों को एक साथ बताएंगे। तो ये दिमाग में रखिए कि मोलालिटी में भी एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, लेकिन पहले मोलालिटी, इसके बाद कॉपी पे लिखना है, उसके बाद फिर दोनों का, मोलालिटी और मोलालिटी का दोनों का वो कॉमन जो टर्म है, जो टॉपिक है, उसको धीरे धीरे क्वेश्चन के मदद से उसको सिखाएंगे। क्योंकि वो कोई टॉपिक नहीं है, वो एक ऐसा लाइन है जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा वो लाइन देके। तो वो लाइन को क्लियर करेंगे मोलालिटी को बताने के बाद। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको पे भी आते हैं। अब हम लोग सबसे पहले मोलालिटी देखते हैं। सेकंड नंबर मोलालिटी। मोलालिटी को मोलल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। जब मोलारिटी पढ़ा रहे थे तो इस तरीके से बताए थे कि सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। मोलारिटी में ये बात बताए थे, मोलारिटी में, कि सॉल्यूट का कितना मोल, कितने लीटर सॉल्यूशन में है।
अगर हम लोग ये देखें कि सॉल्यूट का कितना मोल कितने लीटर सॉल्यूशन में है तो उसको मोलारिटी कहते थे। लेकिन अगर मान लीजिए मोलालिटी का बात करना है कि मोलालिटी क्या है, तो आपको यह देखना है कि सॉल्यूट का कितना मोल कितने केजी सॉल्वेंट में है। बोले कि अगर हम लोग ये देखें कि सॉल्यूट का कितना मोल कितने केजी सॉल्वेंट में है तो उसको मोलालिटी कहेंगे, मोलालिटी। तो पहले जिस तरीके से डेफिनेशन लिखे थे मोलारिटी का, उसी अंदाज में पहले मोलालिटी का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per kg of solvent. It is defined as number of moles of solute dissolved in per kg of solvent. मोलालिटी अगर कभी भी कैलकुलेट करना है मोलालिटी, तो देखना है कितना मोल सॉल्यूट कितने केजी सॉल्वेंट में है। अगर इसके यूनिट को देखें तो ऊपर है मोल, नीचे है केजी, तो इसको लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। इसी को छोटा वाला m भी लिख सकते हैं। मोलारिटी में बड़ा वाला m लिखाता है यूनिट में और मोलालिटी में छोटा वाला m लिखाता है यूनिट में। ये जो फॉर्मूला है मोलालिटी का, अगर आप इसको चाहें कि इसको और तोड़ के लिख दें तो लिख सकते हैं मोलालिटी इज इक्वल्स टू, ये जो मोल ऑफ सॉल्यूट है तो मोल के जगह आप लिख सकते हैं मास बाई फॉर्मूला मास। तो यहां लिखा हुआ है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ये लिखाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो लिख दे रहे हैं इसको मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे में लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के बजाय अगर ग्राम में लिखें, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी के बजाय अगर ग्राम में लिखें, तो ग्राम को केजी में अगर चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो मोलालिटी का ये भी फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। यहां पर ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं करता है। तो मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इसके पहले जो मोलारिटी पढ़े हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मोलालिटी का पहले ये बेसिक इतना बात पहले नोट कर लीजिए। अब मोलारिटी और मोलालिटी दोनों का एक कॉमन छोटा सा लाइन समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मोलारिटी में आपको बताए हैं कि कोई सॉल्यूशन है, उसका दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। हम लोग अगर देखते हैं कि सॉल्यूट का कितना मोल कितने लीटर सॉल्यूशन में है, तो उसको मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी में यह बात बताया गया था कि सॉल्यूट का कितना मोल कितने लीटर सॉल्यूशन में है, इसको मोलारिटी कहते हैं। मोलालिटी में यह बताया गया कि सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम लोग ये देखें कि सॉल्यूट का कितना मोल
कितने केजी सॉल्वेंट में है तो इसको मोलालिटी कहते हैं। ये मोलालिटी में बताया गया था, ये मोलालिटी में बताया गया था। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, किसी क्वेश्चन में ये लाइन अगर लिखा हुआ हो 0.1 MHCl और इसका मतलब आपको समझना हो कि 0.1 MHCl दिया हुआ है, बड़ा वाला M मोलारिटी वाला, तो इसका मतलब आप समझ क्या रहे हैं 0.1 MHCl मीन्स व्हाट। इसका मतलब हुआ कि जितना भी मोलारिटी दिया हुआ है उतना मोल सॉल्यूट। जैसे अगर मोलारिटी 0.1 M है तो 0.1 मोल सॉल्यूट, 0.5 MHCl होता तो 0.5 मोल सॉल्यूट, 0.01 MHCl होता तो 0.01 मोल सॉल्यूट। जितना मोलारिटी दिया हुआ है उतना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो लिख सकते हैं 0.1 MHCl मीन्स 0.1 मोल HCl present in 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पर 0.1 MHCl कहिए या 0.1 मोल सॉल्यूट कहिए, एक ही चीज है, क्योंकि HCl ही यहां सॉल्यूट है। अगर मान लीजिए ये लिखा रहता 0.5 M H2SO4 और इसका मतलब अगर पूछ देता तो इसका मतलब आपको यह समझना है कि जितना मोलारिटी दिया हुआ है उतना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 0.5 M H2SO4 मीन्स 0.5 मोल H2SO4 present in 1 लीटर सॉल्यूशन। दिमाग में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा। बड़े बड़े न्यूमेरिकल में ये छोटा सा लाइन आपको कंफ्यूज करेगा आगे, इसीलिए इस पर एकदम हाथ साफ रखना है। अगर मान लीजिए इस तरीके से दे दिया कि 0.1 स्मॉल m NaOH, इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे मोलारिटी में जितना दिया रहता था, मोलारिटी का वैल्यू हम लोग समझते थे उतना मोल सॉल्यूट, ठीक उसी प्रकार से मोलालिटी में जितना मोलालिटी का वैल्यू दिया रहेगा हम लोग समझेंगे उतना मोल सॉल्यूट। और कितना सॉल्वेंट में? तो 1 kg सॉल्वेंट में। तो 0.1 M NaOH का मतलब हुआ कि 0.1 मोल NaOH is present in 1 kg solvent। ये लाइन का बोले कि बार बार यूज होते रहेगा न्यूमेरिकल में। कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का आपको मोलारिटी दे दे, जैसे दे दिया 0.1 MHCl, तो इसका मतलब हुआ इतना ही मोल HCl प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। दे दिया इतना MH2SO4, इसका मतलब हुआ इतना ही मोल H2SO4 प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। लेकिन जब मोलालिटी दिया रहेगा तो इतना ही मोल NaOH प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। इसको नोट कर लें। मोलारिटी और मोलालिटी के बाद अब थर्ड हेडिंग दीजिएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है काई। इसको एक्स टाइप से ही लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते काई है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आपको समझा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। मान लीजिए कि जो सॉल्यूट है
इसका मोल है N1 और ये जो सॉल्वेंट है इसका मोल है N2। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसी कंपोनेंट का निकाला जाएगा, या तो मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा सॉल्यूट का या तो मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा सॉल्वेंट का। तो मोल फ्रैक्शन अगर कभी भी किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो, जैसे सॉल्यूट का निकालना हो, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को हम लोग ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बात फिर से सुनिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को हम लोग ऊपर रखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का नहीं बल्कि सॉल्वेंट का निकालना हो तो सॉल्वेंट के मोल को हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर डेफिनेशन का अगर बात करें कि मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखेंगे, तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन होगा इट इज डिफाइंड एज रेशियो, एक बार दोबारा से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जिस कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो होगा उस कंपोनेंट के मोल का और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। तो लिखते हैं मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन of a component mole fraction of a component is defined as ratio of number of moles of that component and total number of moles। यही लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके अगर यूनिट के अगर इसके यूनिट को देखें तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, ये यूनिटलेस है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ए बी सी ये कोई तीन सब्सटेंस है, तीनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया। बोले कि अगर ये तीन सब्सटेंस है ए बी और सी, इन तीनों को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बना दिया, इसका मोल है Na, इसका मोल है Nb, इसका मोल है Nc। अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो किसी का, या तो इसका या तो